तो इस वीडियो में हम लोग ये कुछ जो है मंत्रालयों के बारे में, मंत्रालयों के कार्य जो भी उन्होंने किए हैं इस साल के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अवलोकन। COP26 में भारत की घोषणा के अनुरूप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान लगभग 13.5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 74,000 करोड़ रुपए के निवेश होगा। भारत का विश्व में स्थान चौथा, नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित क्षमता और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा और सौर ऊर्जा क्षमता में पाँचवा। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए PLI योजना। भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना लागू कर रही है। अपतटीय पवन ऊर्जा। भारत का लगभग 76,000 किमी मुख्य भूमि की तटरेखा है, जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है और इसमें अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन की अच्छी क्षमता है। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक संशोधित रणनीति सितंबर 2023 में जारी की गई है, जिससे अपतटीय पवन ऊर्जा को 37 गीगावाट क्षमता की स्थापना हो सकती है। सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी। 30/11/23 तक मंत्रालय ने देश भर के 12 राज्यों में लगभग 37,490 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दे दी है। इन स्वीकृत पार्कों में 10,401 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर परियोजनाएं चालू की गई हैं, जिनमें से 284 मेगावाट 2023 के कैलेंडर वर्ष में चालू की गई हैं। PM कुसुम। सरकार ने योजना के तहत स्थापित सोलरीकृत किए जाने वाले 49 लाख पंपों के संशोधित लक्ष्य के साथ PM कुसुम योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। रूफटॉप सौर ऊर्जा। जनवरी से जनवरी 2023 के दौरान ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम के तहत लगभग 741 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है। इस अवधि के दौरान केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ या उसके बिना सभी क्षेत्रों में लगभग 2.77 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता स्थापित की गई है। जैव ऊर्जा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बायोमास नम जलाने और इसे बायो एनर्जी रूपांतरण के लिए उपयोग करने का संदेश फैलाने की पहल की गई। अब दूसरा ये पढ़ते हैं, जल शक्ति मंत्रालय का पूरा वर्षवार जो भी उन्होंने किया है इस साल। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। सबसे पहला काम इनका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। वर्ष 2023 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 38 परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिन्हें मिलाकर मिशन के तहत अब तक कुल 270 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 45 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इस प्रकार मिशन के तहत कुल 454 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अगुवाई में दी ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय जल मिशन NWM, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान 2023। प्रमुख गतिविधियां: जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और भंडारण करना, जल संरक्षण पर आधारित वैज्ञानिक योजना की तैयारी, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना, निरंतर वनीकरण, जागरूकता बढ़ाना। जल उपयोग दक्षता ब्यूरो BWUE देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने का काम करेगा, जिससे कि सिंचाई उद्योगों और घरेलू क्षेत्रों में पानी का दक्षतापूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने को नियमन, संवर्धन और नियंत्रण किया जाएगा। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA नदी जोड़ो परियोजना भारत सरकार द्वारा तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना NPP के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने 30 अंतर बेसिन जल स्थानांतरण लिंक, 16 प्रायद्वीपीय और 14 हिमालयी घटक की पहचान की है। केंद्रीय भूजल बोर्ड राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम, यह भूमिगत जल संसाधनों के सतत प्रबंधन सुविधा के लिए जलभर मानचित्रण, जल उपलब्धता वाले स्थानों, उनकी प्रकृति और जलभर प्रबंधन योजना के विकास पर ध्यान देता है। पूरे देश के 32 लाख किलोमीटर में से मानचित्रण योग्य 25 लाख किलोमीटर का पूरा क्षेत्र इस कार्यक्रम के तहत पूरा कर लिया गया है। गतिशील भूमिगत जल संसाधनों का स्वतः अनुमान लगाने के लिए CGWB द्वारा IIT हैदराबाद के सहयोग से तैयार वेब आधारित एप्लीकेशन भारत भूजल संसाधन आकलन प्रणाली पूरे देश में भूमिगत जल संसाधनों के आकलन के लिए एक साझा और मानकीकृत मंच उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी भूजल, यह भविष्य में भूजल विकास की पर्याप्त संभावनाओं वाले क्षेत्रों में लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की परिकल्पना के साथ शुरू किया। PMKSY त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, भारत सरकार ने 27/7/16 को 99 प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें केंद्रीय सहायता और राज्य हिस्सा दोनों के लिए वित्त व्यवस्था दीर्घकालिक सिंचाई कोष के तहत नाबार्ड के माध्यम से की गई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, अब इनके बारे में इनके काम जो है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना सबसे पहली योजना इनकी। आत्मनिर्भर बनने के भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत को विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की गई। PLI योजना का उद्देश्य भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना, दक्षता सुनिश्चित करना, पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण, निर्यात में बढ़ोतरी, भारत का वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाना, व्हाइट गुड्स, AC और LED लाइट के लिए PLI। इसे 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,238 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 64 कंपनियों का चयन किया गया है। 34 कंपनियां एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स के लिए 5,429 करोड़ रुपए और 30 कंपनियां LED कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1,337 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
स्टार्टअप इंडिया पहल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल देश में नवाचार के लिए विचारों के एक लॉन्चपैड के रूप में विकसित हुई है। पहल का उद्देश्य उद्यमियों का समर्थन करना, एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना, भारत को नौकरी चाहने वालों के स्थान पर नौकरी निर्माताओं के देश में बदलना। सरकार ने 1,14,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। प्रत्येक स्टार्टअप्स ने औसत रूप से 11 नौकरियां सृजित कर कुल 12 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की सूचना दी है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के अंतर्गत सरकार ने 129 वैकल्पिक निवेश कोष को लगभग 10,229 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत 192 इनक्यूबेटरों की कुल 747 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है। सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा दिए गए ऋणों को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए CGSS की स्थापना को अधिसूचित किया है। यह योजना 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई है। एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास में वृद्धि लाना है। देश के 767 जिलों में 1200 से अधिक उत्पादों की पहचान की गई है, जो एक जिला एक उत्पाद पोर्टल पर दर्शाए गए हैं। इनमें से कई उत्पाद जैम और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी बेचे जा रहे हैं। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC DPIT की एक पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। 2.3 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता पूरे भारत में 500 से अधिक शहरों और कस्बों में फैले ONDC नेटवर्क पर सक्रिय हैं। वर्तमान में 3,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों ने विभिन्न विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों के माध्यम से ONDC नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए पंजीकरण कराया है। लगभग 400 स्वयं सहायता समूहों SHG, सूक्ष्म उद्यमियों और सामाजिक क्षेत्र के उद्यमों को नेटवर्क पर जोड़ा गया है। ONDC नेटवर्क ने निम्न 2 श्रेणियों के साथ शुरुआत की: फूड एंड बेवरेज और किराना। अब यह निम्न श्रेणियों में भी है: मोबिलिटी, फैशन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, हेल्थ एंड वेलनेस, B2B। ODOP एकता, यूनिटी मॉल। केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों में एकता यूनिटी मॉल की स्थापना की घोषणा की गई थी, ताकि निम्न को बढ़ावा मिले और बिक्री की जा सके। उनके स्वयं के ODOP उत्पाद, GI टैग उत्पाद, अन्य हस्तशिल्प उत्पाद। मौजूदा समय में 27 राज्यों ने अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इनमें से 17 को व्यय विभाग ने अनुमोदित कर दिया गया है। कारोबार में सुगमता को प्रोत्साहन देना और अनुपालन बोझ को कम करना। विश्व बैंक डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत 2014 में 142वें स्थान पर था और अब देश में कारोबार की सुगमता में 63वें स्थान पर पहुंच गया है। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 23 संसद ने पारित किया गया था, जिसके माध्यम से 39 मंत्रालयों विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में कुल 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त बनाने का प्रस्ताव है। EODB को प्रोत्साहन देने की सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार एकल
व्यवसाय पहचान और नियामक प्रभाव मूल्यांकन के रूप में केंद्रीकृत केवाईसी और पैन को बढ़ावा दे रही है, जिससे देश में एफडीआई और घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। मेक इन इंडिया 2.0। अपनी शुरुआत के बाद से मेक इन इंडिया ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और अब मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय कर रहा है, जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों के लिए समन्वय कर रहा है। डीपीआईटी 24 उप क्षेत्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिन्हें निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिस्पर्धी बढ़त, आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता, निर्यात की क्षमता, बढ़ी हुई रोजगार क्षमता। ये 24 उपक्षेत्र हैं। फर्नीचर, एयर कंडीशनर, चमड़ा और जूते चप्पल, रेडी टू ईट खाद्यान्न, मत्स्य पालन, कृषि उत्पाद, ऑटो घटक, एल्यूमीनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि रसायन, इस्पात, वस्त्र, ईवी घटक और एकीकृत सर्किट, इथेनॉल, सिरेमिक, सेट टॉप बॉक्स, रोबोटिक्स, टेलीविजन, क्लोज सर्किट कैमरा, खिलौने, ड्रोन, चिकित्सा उपकरण, खेल के सामान, जिम उपकरण। आईपीआर सुदृढ़ीकरण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में विभिन्न नीतिगत और विधायी सुधार किए गए हैं। 132 अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 215 में 81वें स्थान से सुधर कर जीआईआई 2022 रैंकिंग में 40वें स्थान पर पहुंच गई है और 2023 में भारत ने अपना 40वां स्थान बरकरार रखा है। प्रदान किए गए पेटेंटों की संख्या में 2014 से 15 में 5,978 से 8 गुना वृद्धि देखी गई है, जो 2023-24 में 47,735 हो गई है। पंजीकृत डिजाइनों की संख्या में 2014-15 में 7,147 से 2 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2023-24 में 15,506 हो गई है। महिलाओं द्वारा दायर पेटेंट में 345 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई है। 2014-15 में इसकी संख्या केवल 15 थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 5,183 हो गई है। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों के समान विकसित करना है। यह रोजगार के अवसर सृजित करेगा और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास करेगा। परियोजना निगरानी समूह पीएमजी। परियोजना निगरानी समूह पोर्टल को एक विषय आधारित समाधान व्यवस्था से उपलब्धि आधारित निगरानी प्रणाली में उन्नत किया गया है। नई प्रणाली परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करेगी और समय पर पाठ्यक्रम सुधार उपायों को शुरू करने में मदद करेगी। यह परियोजना निगरानी समूह को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में परिवर्तन लाने में सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। 8 प्रमुख उद्योगों के विकास। 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक ICI 8 प्रमुख उद्योगों के प्रदर्शन को दर्शाता है। 8 प्रमुख उद्योग निम्न हैं: सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात। ICI में शामिल उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40.27% भारांश शामिल है। 2022-23 के दौरान 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI ने पिछले 3 वर्षों यानी 2019-20 से 2021-22 के दौरान 1.5% की औसत वृद्धि दर की तुलना में 7.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान बुनियादी उद्योगों का उत्पादन पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 8.6% अधिक बढ़ा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सरकार ने एक निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू की है,
जिसके तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़िए अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मांग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 सितंबर 2023 तक के दौरान 33 अरब डॉलर का एफडीआई दर्ज किया गया है। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। सबसे पहले मत्स्य पालन विभाग। मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में। मत्स्य पालन क्षेत्र राष्ट्रीय आय, निर्यात, खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ साथ रोजगार सृजन में योगदान करता है। मत्स्य पालन क्षेत्र की एक उभरते क्षेत्र के तौर पर पहचान बनी है और यह देश के करीब 30 मिलियन विशेष तौर पर सीमांत और वंचित समुदायों की आजीविका बनाए रखने का साधन बना है। वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन रिकॉर्ड मछली उत्पादन के साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन वाला देश रहा है और वैश्विक उत्पादन में उसका 8% हिस्सा है। देश के सकल मूल्य वर्धन में इसका 1.09% और कृषि क्षेत्र की जीवीए में इसका 6.724% से अधिक योगदान रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को अब तक के सबसे अधिक कुल 20,050 करोड़ रुपए के निवेश वाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी थी। इसके बाद 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के कोविड-19 राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के तौर पर PMMSY की शुरुआत की, जिसे वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 5 वर्षों में अमल में लाया जाना था। मछली पालन और एक्वा कल्चर अवसंरचना विकास कोष। मछली पालन क्षेत्र की बुनियादी सुविधा जरूरतों को पूरा करने के लिए मछली पालन विभाग ने 2018-19 में 7,542.48 करोड़ रुपए की कुल लागत से मछली पालन और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास कोष नामक समर्पित कोष बनाया। FIDF मछली पालन अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सहित पात्र इकाइयों को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सुविधा कर्ज देने वाली नोडल इकाइयों के जरिए दी जाती है, जिनके नाम हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड। सरकार ने मछली पालन और पशुपालन किसानों के लिए उनकी कार्यशील पूंजीगत ज़रूरतों में मदद करने के लिए 2018-19 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया था। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना PM के तहत यह केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है। इसे मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए गतिविधियों को और सक्षम बनाने के लिए पेश किया गया है। PMMKSY में असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को क्रमिक रूप से औपचारिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है। आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में 5 प्रमुख मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों का विकास। वित्त वर्ष 2021-22 की केंद्रीय बजट घोषणा के मुताबिक 199.75 करोड़ रुपए के केंद्र के हिस्से के साथ कुल 518.68 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख फिशिंग हार्बर चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, पेट्टुआ घाट और विशाखापत्तनम को विकसित करने का काम किया जा रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग। पशुधन क्षेत्र। पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2021-22 तक 13.36% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का सकल मूल्य संवर्धन कुल योगदान 24.38% 14-15 से बढ़कर 30.19% 21-22 हो गया है। पशुधन क्षेत्र ने 2021-22 में कुल जीवीए में 5.73% का योगदान दिया।
पशुधन जनसंख्या। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गोवंश, मवेशी, भैंस, मिथुन और याक, 74.26 मिलियन भेड़, 148.88 मिलियन बकरियां, 9.06 मिलियन सूअर और लगभग 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं। डेयरी क्षेत्र। डेयरी एकल सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64% का योगदान देता है। दूध उत्पादन पिछले 9 वर्षों में 5.85% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जो 2014-15 की 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 230.58 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2021 फूड आउटलुक जून 2023 की तुलना में 2022 के दौरान विश्व दूध उत्पादन में 0.51% की वृद्धि हुई है। 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि 2022 में विश्व औसत 322 ग्राम प्रतिदिन है। फूड आउटलुक जून 2023। अंडा एवं मांस उत्पादन। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस उत्पादन डेटा 2021 के अनुसार भारत का स्थान अंडा उत्पादन में दूसरा, मांस उत्पादन में 5वां। देश में अंडा उत्पादन 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर 2022-23 में 138.38 बिलियन हो गया। देश में अंडे का उत्पादन पिछले 9 वर्षों में 7.35% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2014-15 में 62 अंडे की तुलना में 2022-23 में 101 अंडे प्रति वर्ष हैं। देश में मांस उत्पादन 2014-15 में 6.69 मिलियन टन से बढ़कर 22-23 में 9.77 मिलियन टन हो गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन यह स्वदेशी गोजाति नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए है। मिशन की प्रमुख उपलब्धियां सहभागिता निम्न हैं। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, देश में IVF प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, लिंग चयनित वीर्य उत्पादन, DNA आधारित जीनोमिक चयन, पशु की पहचान और पता लगाने की क्षमता, वंश परीक्षण और नस्ल चयन, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन, नस्ल गुणन फार्म।